अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। जो हमारे चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब करना, लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। तो बढ़ते हैं अपने नावल की तरफ। नावल तलबगार मोहब्बत, किस्त नंबर 33। वो बाथरूम से बाहर आया और ज़ोर से अपने हाथ में पकड़ी हुई शर्ट सोफे पर दे मारी। हरूम इसे ट्राउज़र में बगैर शर्ट के देखकर सरपटा गई। क्या मुसीबत है ये? ज़रख़ान ने सख्त झुंझलाहट से कहा। क्या हुआ? हरूम ने इससे डरते हुए सवाल किया। ज़रख़ान ने गसीली नज़रों से इसकी तरफ देखा जो इसे सवालिया नज़रों से देख रही थी। मुंह बंद रखो अपना, समझी तुम? ज़रख़ान ने गुस्से से कहा और सर सोफे की पुष्ट पर टिका दिया। अभी कुछ देर ही गुजरी थी जब एक नरम और मुलायम हाथ इसके कंधे पर टिक गया। ज़रख़ान ने सर उठाकर देखा तो इसके पास बैठी थी। शर्ट पहन ले। इसने अपना हाथ ज़रख़ान के कंधे से हटाकर पास पड़ी शर्ट पकड़ ली। ज़रख़ान इसे चुपचाप देखता रहा। वो जितना इस पर गुस्सा करना चाह रहा था वो इतना ही अपनी बातों से इसे पागल कर रही थी। हरूम ने शर्ट के गले में अपनी दोनों हाथ डालकर इसकी तरफ किए। ज़रख़ान ने खामोशी से अपना सर आगे कर दिया। हरूम ने इसके गले में शर्ट डाल दी लेकिन इसके बाजू पर हरूम का हाथ लग गया और अचानक ज़रख़ान कराया, आहा पागल हो तुम? ज़रख़ान ने इसे गुस्से से कहा। हरूम बुखला गई। सॉरी, मैंने जानबूझकर नहीं किया। हरूम ने इसके ज़ख्म पर नरमी से हाथ रखा। ज़रख़ान ने इसकी तरफ देखा तो वो नम आंखों से इसका ज़ख्म देख रही थी। ज़रख़ान को इस पर तरस आया लेकिन फिर भी इसकी कई बातें याद करके वो दोबारा अपने खोल में सिमट गया। दूर हो जाओ मुझसे। ज़रख़ान ने इसे खुद से दूर करना चाहा लेकिन इसने ज़रख़ान का हाथ पकड़ लिया। नहीं, मुझे आपके पास रहना है, हरूम ने रोते हुए कहा। ज़रख़ान ने अपना हाथ इससे छुड़वा लिया और इस वक्त कोई भी बात नहीं करना चाहता था। अभी वो कुछ और बोलती कि दरवाजे पर दस्तक हुई। हरूम ने दरवाज़ा खोला तो मुलाजिम खाना लेकर खड़ा था। हरूम ने इससे खाना लिया और अंदर आ गई। वो मेज़ पर खाना लगा रही थी और ज़रख़ान इसे खामोशी से देख रहा था। वो शायद कल से रोती रही थी जो इसकी आंखों के फोड़े सूजन का शिकार थे। हरूम ने खाना प्लेट में डालकर ज़रख़ान के सामने रखते वो खुद इसके पास सर झुकाकर बैठ गई। ज़रख़ान ने प्लेट अपने करीब कर ली को खाना खाने लगा। खाना क्यों नहीं खा रही हो तुम? ज़रख़ान आखिर खुद को रोक ना सका, इससे पूछ बैठा। मुझे भूख नहीं है, हरूम ने इससे कहा। वो अपनी उंगलियां चटखाने लगी। मेरे सामने नखरे करने की ज़रूरत नहीं है, खाना खाओ चुपचाप। ज़रख़ान ने इससे संजीदगी से कहा। वो जानता था इसकी ज़िद नेचर है। अभी भी वो इसके रवैये की वजह से खाना नहीं खा रही थी। मैंने कहा ना। हरूम की बात पूरी होने से पहले ज़रख़ान ने काट दी। मैंने तुमसे क्या कहा? समझ नहीं आ रही मेरी बात? ज़रख़ान के सख्त इसे कहने पर वो खाना प्लेट में डालकर खाने लगी। आंसू इसकी आंखों से निकल कर इसके गाल भिगो रहे थे। वो कांपते हाथों से खाना खा रही थी। इसका जी इससे बदल जाएगा इसने कभी सोचा भी ना था। अब तो वो इससे बात भी नहीं करता था और बोलता भी था तो इतने गुस्से से। वो खाना खा चुके थे। ज़रख़ान अपना सर थाम कर बेड पर लेटा हुआ था। हरूम इसे देख रही थी। शायद इसके सर में दर्द हो रहा था लेकिन वो पूछने से भी डर रही थी। ये ना हो गुस्सा हो जाए। जी आखिरकार वो खुद को रोक ना सके, उसे पुकार लिया। ज़रख़ान ने आंखें खोलकर इसकी तरफ देखा जो सहमी हुई लग रही थी। बोलो। ज़रख़ान ने इसे इग्नोर ना कर सका। सर में दर्द हो रहा है? हरूम ने घबराते हुए पूछा। नहीं, ठीक हूँ मैं। ज़रख़ान ने झूठ का सहारा लिया। हरूम इसकी बात सुनकर सोफे से उठी ड्रार से फर्स्ट एड बॉक्स निकाल कर इसके पास आ गई। ये ले दवाई खा लें। हरूम ने इसके सामने बॉक्स किया जिसमें मेडिसन थे। मुझे कुछ नहीं खाना, जाओ यहाँ से, ज़रख़ान ने कहा और अपनी आंखों पर बाजू रख ली। क्या मसला है आपके साथ? इतनी देर से जिद कर रहे हैं। हरूम ने बॉक्स टेबल पर पटका और इसके पास आ गई। उठे वरना मैं आपको मारूंगी। हरूम इसकी बाजू खींच कर इसे उठाने की कोशिश करने लगी। तमीज़ से बात किया करो मुझसे, ज़रख़ान ने कहा और उठकर बैठ गया। हर वक्त जिन बने रहते हैं। हरूम बड़बड़ाती हुई इसके पास बैठ के। वो भी आखिर हरूम थी, कैसे बर्दाश्त करती इसकी नाराज़गी। ज़रख़ान इसकी बड़बड़ाहट सुन चुका था लेकिन इस वक्त वो किसी बहस में नहीं पड़ना चाहता था। इसे सुकून चाहिए था। हरूम ने इसे पेन किलर देकर पानी पकड़ाया, खुद बॉक्स ड्रॉर में रखने लगी। ज़रख़ान मेडिसन खाकर लेट गया। अब इसे उम्मीद थी कि हरूम इसकी जान छोड़कर सो जाएगी लेकिन इसकी उम्मीदों पर पानी तब फिरा जब वो बेड की दूसरी तरफ आकर बैठ के ज़रख़ान का सर दबाने लगी। क्या कर रही हो? ये सो जाओ जाकर, ज़रख़ान ने झंझलाहट में कहा। चुप चुप सो जाओ, बच्चे ज़्यादा नहीं बोलते, हरूम ने इसके अंदाज में इसे कहा और सर दबाने लगी। हरूम को नरम और मुलायम उंगलियां से सुकून बख्श रही थी। वो नरमी से इसका सर दबा रही थी और कुछ ही देर में ज़रख़ान नींद की वादियों में उतर गया। हरूम इसे सोता हुआ देखकर उठकर सोफे पर जाने वाली थी जब ज़रख़ान ने इसका हाथ थाम कर अपने गाल के नीचे दबा लिया और खुद इसकी गोद में सर रख लिया। हरूम इसकी हरकत से सिपटा गई। इसे लगा था कि शायद वो जाग गया है लेकिन ज़रख़ान की आंखों में कोई चनबश ना देखकर वो समझ गई कि वो सोया हुआ है। हरूम ने सांसें तेज़ हो रही थी जबकि दिल पसलियों से सर पटक रहा था। जी इसने ज़रख़ान को जगाना चाहा लेकिन शायद वो गहरी नींद सो हुआ वो था। हरूम ने कांपते हाथों से इसके सर पर उंगलियां चलाते
चलानी शुरू की। उसके नरम सिल्क के बाल हुरूम को कांपते पर मजबूर कर रहे थे। अपनी उंगलियों पर इसके बालों का लमस इसके दिल में गुदगुदी सी कर रहा था। वो इसी तरह इसके बालों में उंगलियां चलाते जब एकदम इसके हाथ में की हरकत रुकी और वो भी वहाँ बैठे बैठे सो गई। जूलिया अपने कमरे में थी। आज जलाली किसी काम में मसरूफ़ था जिस वजह से वो अपने आरामगाह में नहीं बुलाया था। इसे मालूम हुआ कि ड्योल को गोली लग गया। वो इसके पास जाना चाहती थी लेकिन जा नहीं पाई क्योंकि ड्योल नहीं चाहता था कि कोई इसके कमरे में दाखिल हो। इसी बात का इल्म भी था कि हुरूम ड्योल के कमरे में ही थी जिसकी वजह से वो आग लग रही थी। इसे शक था कि ड्योल इस लड़की से मोहब्बत करता है, लेकिन इस दिन ड्योल की बातों और जुनूनी अंदाज से इसे शक ने यकीन में बदल गया था कि वो इससे मोहब्बत करने लगा था। अब वो नफ़रत की आग में हर वक्त जलती रहती थी। इसी के बस था नहीं चलता था कि हुरूम को ड्योल की ज़िंदगी से निकाल बाहर करे। रोशनी हर तरफ फैल गई थी। कमरे में इस वक्त 2 लोगों की मौजूदगी के बावजूद गहरी खामोशी छाई हुई थी। रोशनी खिड़कियों से कमरे में दाखिल होकर तारीकी को ख़त्म कर रही थी। वो अभी भी हुरूम को गोद में सर रख के सो रहा था। हुरूम बैकग्राउंड से सर टकाकर सो रही थी। इसकी उंगलियां अभी भी ज़रख़ान के बालों में थी। वो गहरी पुरस्कून नींद सोया हुआ था। ज़रख़ान ने रोशनी की वजह से आंखें खोली जो इसे तंग कर रही थी, लेकिन आंखें खोलते ही जो मंजर इसने देखा वो इसकी 14 तबक रोशन हो गई। रात जब हुरूम का सर दबा रही थी तो इसे सुकून हो रहा था और इसलिए वो सो गया था, लेकिन वो तो तकिए पर सर रख कर सो रहा था। तो हुरूम की गोद में क्या कर रहा था? वो तो इसका सर उठाकर अपनी गोद में नहीं रख सकती थी। एक इस नाजुक जान जो इसे इसकी जगह से किसी भी तरह उठा नहीं सकती थी। दूसरा वो तो इसकी ज़रा सा करीब आने पर ही कांपने लगती थी। ज़रख़ान एकदम बड़बड़ा कर उठ बैठा और साथ ही हुरूम जो बेहोशी की नींद सो रही थी वो अपने बैलेंस खोने की वजह से आगे की तरफ गिरने वाली थी। ज़रख़ान ने इसे थाम लिया जिसकी वजह से उसके सीने में छुप गई और इस वक्त हुरूम की आँख खुली। जितना हैरान वो हुआ था इससे कहीं ज़्यादा हैरान हुरूम हुई थी। वो अपनी बड़ी बड़ी आंखें मज़ीद बड़ी करके देखने लगी। इसे सीने से लगाए देख रहा था। हुरूम सटपटा कर इससे दूर होगी। ज़रख़ान इसके दूर होने पर शर्मिंदा हो गया। वो क्या सोचती होगी कि इससे सीने से लगाया हुआ था सोना नहीं आता तो मैं बैठे बैठे कौन सोता है। अपनी शर्मिंदगी ख़त्म करने के लिए वो सख्ती से बोला, सोना तो आपको भी नहीं आता। रात मेरी गोद में सर रख कर सो गए थे इसलिए मैं यहाँ बैठी थी। हुरूम इसका इल्ज़ाम पर तलमला उठी, मैंने कब तुम्हारी गोद में सर रखा? ज़रख़ान अपनी करस्तानी से मुकर गया। जब मैं आपका सर दबा रही थी तब मुझे बच्ची बोलते हैं। वो ख़ुद भी बच्चे ही हैं, अभी भी गोद में सर रख कर सोते हैं। हाँ, हुरूम इसकी मजाक उड़ाने लगी। ज़रख़ान का चेहरा इस बात पर सुर्ख हो गया। ज़िंदगी में पहली बार कोई इसका मजाक उड़ा रहा था, वो भी एक चटांग भर की लड़की। अच्छा तो तुम मेरे सीने में घुसी हुई थी, वो क्या था? ज़रख़ान ने अपनी बात पर पर्दा डालते हुए कहा, मैं गिर गई थी समझे। हुरूम ने मुंह बसोरते और बेड पर उठ खड़ी हुई। अच्छा ज़्यादा ज़बान मत चलाओ, निकलो यहाँ से। ज़रख़ान ने इसे कहा और बाथरूम की तरफ जाने लगा। जब वो बोली, आप अभी भी मुझसे नाराज़ है? हुरूम की भीगी आवाज़ में इसे सवाल किया। ज़रख़ान ने इसे मुड़ कर देखा जो सुरदसी से देख रही थी। ये बात नहीं भूलनी चाहिए थी, लेकिन जो इसने कहा था वो भी तो इसके लिए तकलीफ था। इसके अल्फाज ज़रख़ान के कानों में गूंजने लगे। वो इसे जवाब दिए बगैर बाथरूम में चला गया। हुरूम इसे जाता देख कर गुस्से से बाथरूम की तरफ गई। मैं अब आपसे बात नहीं करूँगी, आपके पास भी नहीं आऊँगी, गंदे से चलाती हुई जाने लगी थी। जब ज़रख़ान ने दरवाज़ा खोला उसे अंदर खींच लिया। हुरूम चलाई और ख़ुद को बाथरूम में देख कर हैरत ज़दा होगी। क्या बोला है तुमने? दोबारा बोलो ज़रा। ज़रख़ान ने इसे दीवार से पिन करके इसके इर्द गिर्द हाथ रख कर फरार के रास्ते बंद कर दिए। मैं कह रही थी कि क्या मैं आपसे बात नहीं करूँगी, आपके पास भी नहीं आऊँगी। हुरूम ने लड़खड़ाते हुए कहा, मेरी एक बात कान खोल कर सुन लो बेबी गर्ल, तुम मुझसे तब तक दूर नहीं जा सकती जब तक मैं नहीं चाहूँगा। अगर तुमने ऐसा करने की कोशिश की तो ये जो तुम्हारे खलक में 3-4 सांसें अटकी हुई हैं ना, ये भी मैं पी जाऊँगा। ज़रख़ान की बात और गमगीन आवाज़ में इसकी सांस रोकती। छोड़े मुझे, हुरूम ने बखलाते हुए कहा, मुझे मत उकसाओ कि मैं तुम्हारे अपना असल रूप दिखाऊं। ज़रख़ान ने इसे कहा। इसके चेहरे पर झुक कर फूंक मारी। वो अपनी सांसें खींच के ज़रख़ान से देख कर मुस्कुरा दिया। छोटी हो अभी, तुम ये हरकतें मत करो वरना तुम्हारे बचने का भी लिहाज नहीं करूँगी, बचपने का भी लिहाज नहीं करूँगा, ज़रख़ान ने कहा और अपना हाथ हटा लिया। हुरूम इसके हाथ हटाते ही दरवाज़ा खोलकर भाग गया। पीछे वो मुस्कुराने लगा। वो भागती हुई अपने कमरे में आई और दरवाज़ा बंद करके ज़मीन पर बैठती चली गई। इसे अपनी धड़कने कानों में गूंजती हुई महसूस हो रही थी। ज़रख़ान ने जिस अंदाज से वो बातें बोली थी वो कन्फ्यूज़ हो गई थी। वो इसका दिल न जाने क्यों स्पीड पकड़ लेता था। जब भी इसके करीब आता था तो मुझसे तब तक दूर नहीं जा सकती जब तक मैं नहीं चाहूँगा। अगर तुमने ऐसा करने की कोशिश की तो ये जो तुम्हारे खलक में 3-4 सांसें अटकी हुई हैं ना, ये भी मैं पी जाऊँगा। ज़रख़ान के अल्फाज इसके कानों में गूंजने लगे और इसने शर्मा कर
हाथ अपने चेहरे पर रख लिया और दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ पर वो गड़बड़ा गई। कौन? हरूम ने सवाल किया। मैं हूँ हरूम, दरवाज़ा खोलो। ज़रीना की आवाज़ आई। हरूम ने दरवाज़ा खोल दिया। तुम ठीक हो? ज़रीना ने इससे पूछा। हाँ मैं ठीक हूँ ही होती हूँ, आप क्यों पूछती हो बार बार? हरूम ने इसे नरमी से जवाब दिया जो न जाने क्यों हमेशा एक ही सवाल करती थी। मुझे तुम्हारी फिक्र होती है मेरी जान। ज़रीना ने इसके चेहरे पर हाथ रखकर प्यार से कहा। मैं ठीक होती हूँ, आप फिक्र मत किया करो। हरूम ने इसे कहा। हरूम जी तुम्हें कुछ कहता तो नहीं है ना? वरना ज़रीना का एक ही सवाल था। नहीं, वो तो मुझसे प्यार करते हैं। हरूम ने इसे वही जवाब दिया जो हमेशा देती थी। कैसे करता है प्यार? ज़रीना लड़खाते हुए पूछा। वो दुआ कर रही थी कि जैसा वो सोच रही है वैसा ना हो जैसे करते हैं। हरूम ने सर पर हाथ मारते हुए इसे जवाब दिया। वो तुम्हें छूता है? ज़रीना ने एक और सवाल किया। ये पूछते ही उसके दिल की धड़कनें तेज़ होती। नहीं तो, हरूम ने जवाब दिया। ये इसे समझ नहीं आ रही थी कि वो क्या पूछना चाह रही है। तुम मेरे कमरे में जाती हो, तुम जब कमरे में जाती हो तो क्या होता है? इसके बाद ज़रीना ने इससे पूछा। मैं इनके कमरे में जाती हूँ, इनके साथ खाना खाती हूँ, फिर हम लोग 3 बातें करते हैं, इसके बाद हम सो जाते हैं। हरूम ने सारी बात तफसील से बताई। वो मज़ीद सवाल ना करे। सोते कहाँ हैं? ज़रीना ने एक और सवाल किया। वो बेड पर सोते हो, मैं सोफे पर सोती हूँ, हरूम ने झुंझलाते हुए कहा। वो इसके सवाल से तंग आ गई थी। पता है वो पहले मुझसे इतना प्यार करते थे लेकिन अब वो मुझसे नाराज़ हो गए हैं। हरूम ने इसके बोलने से पहले अफसरदी से मज़ीद बताया। क्यों? ज़रीना ने पूछा। मैंने इन्हें कहा था कि मुझे अपने साथ ले जाएं लेकिन वो मेरी बात नहीं मान रहे थे। हरूम ने इस दिन के सारी बात ज़रीना को बताया। क्या तुमने इन्हें ये क्यों कहा? ज़रीना ने इसे रखेल वाली बात पर डांटा। पागल हो तुम, अगर जी की ये बात पसंद नहीं है तो तुमने क्यों कही? ज़रीना अब कुछ सख्ती से बोली। मुझे गुस्सा आ गया तो हरूम ने मुंह बसुरते कहा। मेरी बात सुनो हरूम, तुम आज रात इनसे जाकर माफ़ी मांगना, दोबारा ये बात मत बोलना। ज़रीना ने इसे समझा लेकिन वो तो मानते ही नहीं है। हरूम ने मासूमियत से कहा। और तुमसे प्यार करता है, मान जाएगा। ज़रीना ने मुस्कुराते हुए इसका चेहरा अपने हाथ में भरा। वो मुझसे प्यार करते हैं? हरूम ने सुर्ख होती गालों से पूछा। हाँ ना, इसीलिए तो वो तुम्हारे लिए गलत बात बर्दाश्त नहीं करता। ज़रीना ने इसे समझा। वो हरूम के लिए बहुत खुश थी, अल्लाह का शुक्र अदा कर रही थी कि जैसा सोच रही थी वैसा कुछ नहीं है। इसे तो लगा था कि ड्योल जो इतना जालिम था वो हरूम की जान ले लेगा, लेकिन हरूम जो कहानी सुना रही थी इससे ऐसे हैरत में मुब्तला हो गया तो किया था, लेकिन वो खुशी भी बहुत हुई थी कि इसे कोई तकलीफ़ नहीं थी। अगर मैं इनको सॉरी बोल दूंगी तो वो मुझसे और ज़्यादा प्यार करेंगे? हरूम ने इससे सवाल किया। उसकी आवाज़ में एक्साइटमेंट थी। इसे यकीन था कि अब इसका जी मान जाएगा। हाँ तो वो तुमसे ज़्यादा प्यार करेगा। ज़रीना इसे खुश देख कर बताया। मैं इनका अभी सॉरी बोलने जाऊँ क्या? हरूम ने इसे एक्साइटमेंट होकर कहा। नहीं, अभी वो काम पर जा रहा होगा, तुम नाश्ता करो, रात को जाना। ज़रीना ने इसे समझाया। जो भी जंग फतह करने जा रही थी वो नाश्ता कर चुकी थी। वो अब ज़रीना को तंग कर रही थी कि इसे बाहर लेकर जाए। वो ये सारा इलाका देखना चाहती थी। हरूम जिद मत करो, मुझे बहुत काम है। ज़रीना ने इसे समझाना चाहा जो अब मुंह बनाकर बैठी थी। मुझे जाना है, मुझे नहीं पता। हरूम इस जिद अंदाज में कहा। कहाँ जाना? ज़रीना ने आखिरकार इसकी बात मान ली। मुझे बाहर जाना, सब कुछ देखना है। हरूम की आवाज़ हर मुनक्कत थी। अच्छा चलो, बाहर एक बाग है वो देख लेना। ज़रीना ने इसे कहा। बाग? वहाँ फूल भी होंगे? ज़रीना एक्साइटमेंट में बोली। हरूम एक्साइटमेंट में बोली। हाँ वहाँ फूल भी हैं लेकिन तुम वहाँ आधा घंटा रहोगी बस, फिर वापस आ जाएंगे। ज़रीना ने सख्ती से कहा और न जाने क्यों इतनी खुश हो रही थी। ठीक है, हरूम ने इसकी बात हवा में उड़ा दी। वो बाहर आ गए। वैसे तो किसी मुलाजिम को बाहर आने की इजाज़त नहीं थी लेकिन ज़रीना यहाँ बहुत देर से थी जिसकी वजह से वो किसी भी गार्ड से इजाज़त लेकर बाहर तक जा सकती थी। वो लोग बाग में आ गए। इनकी किस्मत अच्छी थी जो किसी गार्ड ने इन दोनों को रोका नहीं था। हरूम भागती हुई बाग में दाखिल हुई। वहाँ मुख्तलिफ किस्म के फूल थे। कितने प्यारे प्यारे फूल हैं। हरूम ने खुशी होते हुए कहा। ज़रीना इसे देखकर मुस्कुराई। मैं इनको तोड़ लूँ? हरूम ने इससे पूछा। ज़रीना ने इसके जवाब में नफ़ी में साले नहीं, कोई देख लेगा। ज़रीना इसे समझाया। कोई बात नहीं, अगर ये लोग मुझे कुछ बोलेंगे तो मैं जी को बता दूँगी। हरूम ने कहा और आगे बढ़कर फूल तोड़ने लगी। वो मुख्तलिफ रंगों के फूल इकट्ठे कर रही थी। ज़रीना से देख रही थी जो न जाने क्यों इतने फूल तोड़ रही थी। हरूम बस करो, क्यों तोड़ रही हो इतने ज़्यादा? ज़रीना ने इसे रोकना चाहा। मैं ये सब्ज़ी के लिए तोड़ रही हूँ। हरूम ने उस रूफ से अंदाज में से जवाब दिया। क्यों? ज़रीना से सवाल किया। मैं इनके सॉरी बोलूँगी और साथ ये फूल दूँगी, हरूम ने मुस्कुराते हुए इसे बताया। वो इस वक्त एक जगह पर मौजूद था। ये जगह दरअसल इनके खुफिया गोदाम थी जहाँ वो लोग गैर कानूनी तौर पर लाया गया असला और ड्रग्स रखते थे। वो इस वक्त ये ड्रग्स अपने दूसरे मकाम पर भी रख सकता था लेकिन वहाँ फ़िलहाल ख़तरा था, इसलिए इसे यहाँ रखा जा रहा था। ये ड्रग्स बहुत महंगे थे। वो इनको अब दूसरे के ममालिक में भेजा जाना था। ज़रहान
इस सिलसिले में यहाँ आकर नौकरों की निगरानी कर रहा था। एरक भी इसके साथ ही था। वो अब एरक को साथ साथ रखता तो आसफ वहाँ रूम की हिफाजत के लिए मौजूद था। इन लोगों का काम मुकम्मल हो गया था। एरक को इसने यहाँ रहने का कहा था और खुद अब वापस जा रहा था। रूम ने काफ़ी ज़्यादा फूल तोड़ कर इकट्ठे कर लिए थे। अब वो लोग वापस जा रही थी। यहाँ आकर बहुत खुश हुई थी। इसने सोच लिया था कि आज वो जी से सॉरी बोलेगी और ये फूल देगी, जिससे वो मान भी जाएगा और इसे और ज़्यादा प्यार भी किया करेगा। ज़रीना देखना वो मान जाएंगे, हमेशा फ्रेंडशिप और ज़्यादा पक्की हो जाएगी। वो लोग अंदर जा रही थी जब एक गार्ड ने इनको रोक लिया और इस वक्त ज़रखान की गाड़ी पर गेट पर आकर रुकी। गार्ड किसी और ज़ुबान में ज़रीना से कुछ पूछ रहा था जो इसे समझ नहीं आ रहा था, लेकिन ज़रीना को घबराते हुए देखकर समझ गई कोई इसे बाहर जाने की वजह पूछ रहा है। वो रूम ने अक्लमंदी का सबूत देते हुए गार्ड को अपनी तरफ मुतवज्जो कर लिया। ओए मेरे क्यों तंग कर रहे हो, इसे मुझसे पूछो जो पूछना है। रूम ने इसे गार्ड को किया जिसे खुद भी रूम के पास समझ नहीं आई थी। ज़रखान जो अंदर ही आ रहा था रूम की आवाज़ सुनकर चौंक गया। वो दिलचस्पी से वहीं रुक कर सुनने लगा। तुम्हें पता है जी मेरे दोस्त हैं, अगर तुमसे मुझे कुछ कहा तो तुम्हें बहुत मारेंगे। ज़रखान इसके बाद सुनकर मुस्कुरा दिया और गार्ड कंफ्यूज हो गया। ज़रीना इसे लड़की के बारे में पूछने लगा जो न जाने इसे क्या कह रही थी। रूम ज़रीना ने इसे कुछ कहना चाहा जब वो दोबारा बोली, मैं ड्योल को जानती हूँ, अगर तुमने हमें तंग किया तो मैं तुम्हें ड्योल के पास ले जाऊंगी, वो तुम्हें काट कर खा जाएगा। इसकी बात सुनकर ज़रखान ने मुतासर होते हुए अपनी एक एप्पल उठाई। ज़रीना हैरत से देख रही थी, जो कभी जी की धमकियाँ देती तो कभी ड्योल की। ज़रखान मुस्कुराते हुए इसे सुन रहा था जो गार्ड को डराने की कोशिश कर रही थी। अगर इसे मालूम हो जाता कि ड्योल कौन है तो वो इस गार्ड से पहले खुद मर जाती। उसे देख रहा था। जब सामने का मंजर देखा इसकी मुस्कुराहट थमी और इसकी आंखें लाल अंगार हुई। सामने खड़ा गार्ड हूर को वो रूम को गौर से देख रहा तो इसकी आंखों से टपकती हवस ज़रखान के पूरे जिस्म पर आग लगी। ज़रखान एक भी लम्हा ज़ाया किए बगैर रूम की तरफ बढ़ा और इसे खींच कर अपने सामने किया। रूम कुछ और कहने वाली थी, ज़रखान के पकड़ने पर डर गया। जी के देखो मेरे जी हैं तुम। अभी वो कुछ बोलती कि ज़रखान दाड़ा, बकवास बंद करो अपनी। ज़रखान अपनी ज़ोर से चलाया कि हरूम समट गार्ड और ज़रीना की भी जान निकल गई। हरूम का हुलिया देखकर इसका दिल कर रहा था कि वो इसकी जान ले ले। इसके फ्राक का गला काफ़ी डीप था और दुपट्टा इसने लिया ही ना था। इसे देखते ही वो गुस्से से पागल हो गया। ज़रखान ने इसे बाजू से पकड़ा और खींचता हुआ इसे अंदर ले जाने लगा। जी छोड़ें, दर्द हो रहा है। रूम कुछ समझ ही नहीं आ रही थी कि इसे क्या हुआ। इसके हाथ में पकड़े फूल में से कुछ फूल वहीं रास्ते में गिरते जा रहे थे। ज़रीना को भी मालूम नहीं था कि इसे क्या हुआ है, लेकिन वह रूम के लिए एक बार फिर डर गई थी। ज़रखान ने जाते जाते इस गार्ड का चेहरा हिफ्ज़ कर लिया था। अब वो इसे भी नहीं छोड़ने वाला था जिसने इसके रूम को ऐसी नज़रों से देखा था। वो ऐसे सटपटाता हुआ कमरे में लाया। अब तो रूम भी डर गई थी, लेकिन इसे उम्मीद थी कि वो इसे मना लेगी। इसने रूम का हाथ छोड़ा था, दरवाज़ा ज़ोर से बंद किया। रूम ये सब देखकर कंपने लगी थी। जी आप अभी भी नाराज़ है, मैं दोबारा बात नहीं बोलूँगी। ये फूल भी लाई हूँ आपके लिए। रूम को लगा कि वो इससे अभी भी नाराज़ है, इसलिए इसे मनाने की कोशिश कर रही थी। ये जाने बगैर को एक और गलती कर चुकी थी। रूम इसके तसर का जायज़ा लिए बगैर फूल इसके सामने किए, जिन्हें वो सुर्ख नज़रों से देखने लगा। ये थोड़े से ही बच्चे हैं, बाकी आपकी वजह से गिर गया। रूम ने इसे अफसरदगी से बताया। दुपट्टा कहाँ है तुम्हारा? ज़रखान ने इसकी बात इग्नोर करके पूछा। रूम जो इसे मना रही थी इसके सवाल पर हैरतज़दा होगी। इसने अपना जायज़ा लिया और गला देखकर इसे ठीक करने लगी। ज़रखान का ये सब देखा खून खोल गया। वो इसके गार्ड के सामने इस कदर इत्मीनान से खड़ी थी और अब इसके सामने गला ठीक कर रही है। मैंने कुछ पूछा है रूम? ज़रखान ने इसे जवाब देते देखकर सख्ती से पूछा। मैं भूल गई। इसकी बात पूरी होती ही ज़रखान का जनाटादार थप्पड़ इसकी आवाज़ बंद कर गया। रूम तेज़ कर ज़मीन पर गिरने वाली थी कि ज़रखान ने इसे बाजू से पकड़ अपने करीब कर लिया। वो रोते हुए रस्सी से देखने लगी। रूम इसके नाक से खून की एक लकीर निकली और इसकी ऊपरी ओंठ तक आ गई। किसकी इजाज़त से बाहर गई थी तुम? ज़रखान ने दहाड़ एक बार फिर कमरे में गूंजी। रूम ने घबरा कर अपनी आंखें बंद कर ली। इसकी गाल में जैसे आग लग गई थी। जवाब दो मुझे, किसकी इजाज़त से बाहर गई थी? किसी ने दबे दिए हैं ये बेहुदा कपड़े? ज़रखान ने इसे झंझोड़ते हुए पूछा। ज़रीना ने और रूम ने लड़खड़ाते हुए जवाब दिया और फूट फूट कर रो दी। वो तो अपने जी को मनाने वाली थी, लेकिन वो तो इसके लिए और ज़्यादा नाराज़ हो गया था। इतनी बेवकूफ़ लड़की हो तुम कि अपना दुपट्टा ही भूल के शर्म नहीं आती तुम्हें इस तरह किसी गैर मर्द के सामने जाते हुए? ज़रखान का गुस्सा था कि कम होने का नाम नहीं ले रहा था। इसका वजूद रो रो कर हचकोले खा रहा था। ज़रखान ने इसे ज़ोर से खुद से दूर किया। बड़ी बड़ी बातें करनी आती हैं, बेवकूफ़ी करनी आती है, बस और कुछ नहीं आता तुम्हें? ज़रखान ने कहा और अपना रुख दूसरी तरफ कर लिया। उसे देखना भी नहीं चाहता था। जानता जो था कि वह अपना गुस्सा अगर इस पर निकाल देगा तो इसकी जान निकल जाएगी।
ज़रख़ान ने ज़ोर से आंखें बंद की जब एक बार फिर इसके सामने का मंजर ले रहा है। इसने कंट्रोल खोते हुए पास पड़ा गुलदान सामने शीशे पर दे मारा। आईना चकना से टूटा और कमरे में एक शोर बर्पा हो गया। हर रूम चलाई वो इस कदर खौफज़दा हो गई थी कि इसे अपनी सांसें रुकती हुई महसूस हो रही थी। वो एक ख़तरनाक तेवर से इसकी तरफ आया और रूम को बाजू से पकड़ा, अपने नज़दीक किया। आज के बाद मैं तुम्हें इन कपड़ों में देखा या तुम्हारा दुपट्टा गले में ना हुआ तो मैं तुम्हारे वजूद को आग लगा दूंगा। ज़रख़ान ने इसे सर्द आवाज़ में कहा। रूम रोती हुई इसके पास बात सुन रही थी। ज़रख़ान ने इसे आज़ाद किया और कमरे से निकल गया। वो एक कमरे में आया जहाँ गार्ड आसफ ने एक कुर्सी से बांध रखा था। ज़रख़ान ने आसफ को कहा था कि इसलिए वो गार्ड अब इस कमरे में मौजूद था। इसे तो मैं अभी तक ये भी मालूम ना था कि वो इसे किस जुर्म की सज़ा मिल रही है। अपने सामने डेओल को देखकर वो खौफज़दा हो गया। वो चलता हुआ इसके पास आया और इसे देख रहा था जैसे मौत देख ली हो। बहुत शौक है तुम्हें किसी भी लड़की को देखने का। डेओल की सर्द आवाज़ कमरे में गूंजी। इस गार्ड ने नफ़ी में सारे लाए खौफ से कांप रहा था। लेकिन अफसोस कि आज के बाद तुम देख नहीं पाओगे। ज़रख़ान ने पास पड़ा चाकू उठाया। देखते ही देखते इसने वो चाकू इसकी आंखों में बसूद कर दिया। आसफ ने घबरा कर सर नीचे झुका लिया और गार्ड की चीखें पूरे कमरे में गूंजी। इसने खींच कर वो चाकू निकाला और वो इसकी दूसरी आंख में सबूत कर दिया। गार्ड की पुकार एक बार फिर गूंजी और तकलीफ ना सहते हुए अपनी जान से हाथ धो बैठा। ज़रख़ान ने इसे इत्मीनान से देखा जैसे इसने कोई बहुत अजीम काम किया हो। वो पुरसकून था और इसने हरून को गंदी नज़रों से देखने वाली की आंखें निकाल ली थी। शेरू को खाना दे, और ज़रख़ान ने आसफ को कहा और इसका इशारा गार्ड की लाश की तरफ था। आसफ ने इसकी खून से लथपथ लाश उठाई और बाहर चला गया। ज़रख़ान ने अपना हाथ साफ किए जिन पर खून लगा था और अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। अब इसे हरून को देखना था जो न जाने कितनी खौफज़दा हो गई थी। वो इस पर हाथ नहीं उठाना चाहता था लेकिन बार बार इसे का लिबास देखकर गुस्से से बेकाबू हो गया तो इस पर हाथ उठा गया। ज़रख़ान जब से गया था रूम में एक लम्हा के लिए भी चुप नहीं हुई थी। वो सोफे पर बैठी रो रही थी। इसके गाल पर ज़रख़ान के हाथ की उंगलियां छपी हुई थी। खून जो इसकी नाक से निकल रहा था वो अब इसकी ऊपरी ओंठ पर जम चुका था। वो रो रही थी जब अचानक वो उठी और कमरे से निकलती चली गई। इसे डर था कि कहीं वो दोबारा इसे ना मारे। वो इसी डर के ज़ेरे असर अपने कमरे में चली गई। ज़रख़ान जब कमरे में दाखिल हुआ तो कमरा खाली था। इसने रूम को ढूंढा लेकिन वो इसे कहीं ना मिली। शायद वो अपने कमरे में चली गई। तो परेशानी से वहीं बेड पर बैठ गया। वो जानता था कि इसने बहुत गलत किया है। अब शायद वो इससे नाराज़ हो गई थी लेकिन वो इसे मना लेगा, वो प्यार से समझाएगा। वो ये सब सोच रहा था जब जाने बगैर के कुछ ही देर में इसकी ज़िंदगी बिल्कुल बदल जाने वाली है। रूम अपने कमरे में दाखिल हुई, दरवाज़ा बंद करके बैठ के औंधे मुंह लेट कर रोने लगी। वो फूट कर रो रही थी। जब ज़रीना अचानक कमरे में आई तब से रूम का इंतज़ार कर रही थी। रूम मेरी जान क्या हुआ है? ज़रीना ने इसे बुलाया जो हचकोले खा रही थी। इसने रूम को बाजुओं से थाम कर उठाया जो बेताशा रो रही थी। ज़रीना उठो, उन्होंने मुझे मारा है। रूम ने रोते हुए इसे बताया। ज़रीना इसकी बात पर तड़प गई। कहाँ मारा है, दिखाओ मुझे। ज़रीना ने सवाल कर लेकिन इसका चेहरा देखकर वो हैरान रह गई। तुम्हें थप्पड़ मारा है इसने? ज़रीना ने इसका चेहरा अपने हाथ के प्याले में भरा। रूम ने रोते हुए सारा बात में लाई। इन्होंने मुझे बेवकूफ़ कहा और मुझे बेशरम भी कहा। रूम ने रोते हुए इसे सारी बात बताई। चुप हो जाओ रूम, बस चुप हो जाओ। ज़रीना से गले लगा लिया। बहुत देर से रो रही थी। अब तो रो रो कर इसका जिस्म मुझकोले खा रहा था। ज़रीना ने इसे बहुत बार चुप करवाया था लेकिन वो चुप होने का नाम ही नहीं ले रही थी। दुख ही इतना बड़ा था कि इस जी ने इससे हमेशा प्यार भरे अल्फाज सुने थे। इसने इस पर हाथ उठाया था। हर रूम चुप हो जाओ, अब खाना खा लो। शाबाश, ज़रीना ने कहा जिसकी ने सुबह से नाश्ता ही किया था और अब वो कुछ खा भी नहीं रही थी। मुझे कुछ नहीं खाना, रूम ने कहा। बेड पर खिड़की की तरफ रुख करके लेट गए। रूम तुम बीमार पड़ जाओगे, कुछ खा लो। ज़रीना ने इसे समझाना चाहा। ज़रीना जाओ यहाँ से, मुझे भूख नहीं है। रूम ने कुछ सख्ती से कहा। ज़रीना से देखती रही और फिर कमरे से निकल गई। इससे मालूम था कि रूम को भी कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा। वो अकेला रहना चाहती है इसलिए वो कोई भी बहस किए बगैर चली गई। वो इस वक्त अपने कमरे में मौजूद था। रूम जब से गई थी इसे सुकून नहीं आ रहा था। काश वो इसे ना मारता। और एक हाथ से सिगार पी रहा था, दूसरे हाथ से सर थाम रखा था। रात हो गई थी लेकिन वो अभी तक कमरे में ना आई थी। यकीन वो इससे नाराज़ होगी या शायद इसके वैशी रूप से खौफज़दा होगी। कमरे में अभी भी हमें शीशा ज़मीन पर फैला हुआ था। वो अफसरदा और परेशान सा सोफे पर बैठा था। सिगार पी कर अब इसका दिल घबराने लगा था। अचानक वो उठा और ताज़ा हवा के लिए बाहर बालकनी में चला गया। बाहर ठंडी हवा चल रही थी जिसने इसे चलते दिल को कुछ सुकून बख्शा था। अभी वो कुछ देर
ये हुई थी जब कोई ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा खटखटाने ज़रख़ान कमरे में वापस आया। कामिनीस ने बाहर खड़े शख्स को अंदर आने की इजाज़त दी। जब आसिफ कांपता हुआ अंदर दाखिल हुआ, वो ड्योल वो रूम। आसिफ ने लड़खड़ाते हुए कहा, ज़रख़ान ने जो पहले ही परेशान था इसके बाद पर लाट हो गया, क्या हुआ रूम को? ज़रख़ान ने इससे सवाल किया। वो इसे होश नहीं आ रहा। आसिफ का कहना था कि वो भागता हुआ कमरे से निकला। ज़रीना तो पैर से इसके कमरे में नहीं गई थी, इसने अपना काम निपटाया। अब वो इसे देखने कमरे में आई। इसे रूम की फिक्र खाई जा रही थी। वो इसने खाना भी नहीं खाया था, इसलिए वो इसे देखने आई थी। रूम कमरे में अंधेरा छाया हुआ था, बाहर भी रात की तरीखी फैली हुई थी। ज़रीना इसे पुकारा लेकिन कोई जवाब ना मिला। इसने कमरे में दाखिल होकर लाइट जलाई और सामने का मंजर देखकर इसकी जान निकल गई। रूम ज़मीन पर औंधे मुँह गिरी हुई थी। ज़रीना भागकर इसके पास गई, इसका रुख अपनी तरफ किया लेकिन वो बेहोश थी। रूम क्या हुआ बे है तुम्हें? ज़रीना ने इसे हिलाया लेकिन जवाब नहीं आया। वो घबरा कर उठी और आसिफ की सारी बात बताई। इसीलिए आसिफ ज़रख़ान को आगाह करने के लिए आया था ताकि इसे मालूम हो कि रूम बीमार है। इसे अपनी सांसें रुकती हुई महसूस हो रही थी। मुख्तलिफ सवाल थे जो इसके दिमाग में आ रहे थे। इसने कुछ तो कर तो नहीं लिया या इसे छोड़कर तो नहीं चली जाएगी? ऐसे कई सवाल इसे परेशान कर रहे थे। वो कब भागता हुआ कमरे में आया। रूम जो ज़मीन पर पड़ी थी और ज़रीना से हिला रही थी। ज़रख़ान का ये मंजर देखकर दिल बंद हो गया। रूम वो दौड़ता हुआ इस तक पहुंचा और रूम का सर अपनी गोद में रख लिया। क्या हुआ है बेबी गर्ल? ज़रख़ान ने इसे हिलाया लेकिन वो होश में नहीं आ रही थी। आसिफ पानी लाओ चलाया। ज़रीना ने दौड़कर पास पड़े टेबल से पानी का गिलास इसे पकड़ाया। ज़रख़ान ने हाथ में पानी भर के इसके चेहरे पर फेंका लेकिन रूम की आंखों में ज़रा सी भी जनबश ना हुई। आंखें खोलो मेरी जान। ज़रख़ान के मुंह से निकलते हुए अल्फाज आसिफ की ज़रीना को दंग कर गए। इसने रूम को होश में न लाते देखकर अपनी बाहों में भरा और उठ खड़ा हुआ। आसिफ डॉक्टर को लेकर फ़ौरन मेरे कमरे में आओ, ज़रख़ान ने कहा और इसे उठाकर अपने कमरे में चला गया। पीछे ज़रीना इसकी सलामती की दुआ मांगने लगी। वो इसे लेकर कमरे में आया और इसे बेड पर लेटा दिया। बेबी गर्ल उठ जाओ। ज़रख़ान ने इसके पास बैठ कर कहा, तुम्हारा जी बहुत बुरा है ना? इसने रूम के चेहरे पर अपनी उंगलियां फेरते हुए इसके चेहरे पर अपने हाथों के निशान देखकर वो दुखी हो गया। कितनी तकलीफ़ हुई होगी इसे जब इसने थप्पड़ मारा होगा। उठो मेरी जान, मैं मर जाऊंगा। ज़रीना के मुंह से ज़रख़ान के मुंह से हैरान कन अल्फाज निकले। आज वो खुलकर अपनी मोहब्बत का इज़हार कर रहा था लेकिन अफसोस सुनने वाली सुन नहीं सकती थी। वो भी कुछ कहता कि आसिफ डॉक्टर के हमरा कमरे में दाखिल हुआ। ज़रख़ान ने रूम पर ब्लैंकेट तुस किया। डॉक्टर इसका मुआयना करने लगा। ज़रख़ान की धड़कनें इस वक्त तेज़ तर होती जा रही थी। वो कोई भी बुरी बात सुनना चाहता था। इनका बुखार और कमज़ोरी की वजह से बेहोश हो गया। डॉक्टर ने इसे बताया जो परेशान सा खड़ा था, मैं इंजेक्शन लगा देता हूँ, इन्हें कुछ देर में होश आ जाएगा। डॉक्टर ने कहा। उसे इंजेक्शन लगाने लगा। सुई इसके बाजू में सबूत हुई। देखकर ज़रख़ान को तकलीफ। डॉक्टर इसे मेडिसिन लिख कर दे गया और अब वो इसके पास बैठा इसका खूबसूरत लेकिन मुरझाया हुआ चेहरा देख रहा था। बेबी गर्ल तुम नाराज़ हो गई हो ना मुझसे? ज़रख़ान ने इसके चेहरे पर झुक कर सरगोशी नुमा आवाज़ में कहा, तुम जल्दी ठीक हो जाए। ज़रख़ान की आवाज़ कमरे की खामोश फ़ज़ा में गूंजी। रूम के जिस्म में कोई चनपश नहीं हो रही थी। ज़रख़ान ने तंग आकर इसका हाथ थाम लिया और इसके पास ही बैठा रहा। रात गुजरती जा रही थी। वो वजूद खामोश थे। जैसे जैसे वक्त गुजरता रहा इसे फिक्र होती जा रही थी कि होश में क्यों नहीं आ रही। रात का दूसरा पैर था जब रूम के आस्तगी से अपनी आंखें खोली और सामने का मंजर देखकर घबरा गया। ज़रख़ान ने इसका हाथ थाम रखा तो इस पर माथा टिकाकर शायद सो रहा था। ज़रख़ान ने रूम ने इर्द गिर्द देखा तो इसे मालूम हुआ कि ज़रख़ान के कमरे में थी। उसके कमरे में कैसे आई? वो तो अपने कमरे में थी। जब ज़रीना कमरे से चली गई तो वो रोते रोते वहीं बेड पर सो गई थी। शाम के वक्त इसकी आँख खुली थी। वो मुँह धोने बाथरूम में जा रही थी जब इसे अचानक चक्कर आया और तेवर के ज़मीन पर गिर गई। इसके बाद इसे कुछ याद नहीं है लेकिन अब ज़रख़ान के कमरे खुद को देखकर वो हैरत ज़दा थी। इसे देखा एक बार फिर इसका किया हुआ जुल्म से याद है। इस वजह से रूम ने अपने हाथ इसके हाथ से खींच कर निकाला। ज़रख़ान जिसकी थोड़ी देर पहले ही आंख लगी थी वो बड़बड़ा कर सीधा हुआ ऐसे अपने सामने आंखें खोले देखकर वो हैरान हो गया। रूम तुम ठीक हो? ज़रख़ान ने इसे करीब आना चाहा जब वो डर कर उठ बैठी। वो बेड कौन से चिपक के ये देखकर ज़रख़ान के दिल में ठेस उठी। वो इससे खौफज़दा हो रही थी लेकिन वो खुद को संभाल कर इसकी तरफ आया। मैं यहाँ क्या कर रही हूँ? रूम ने इससे सवाल किया। मैं लाया हूँ तुम्हें यहाँ। ज़रख़ान ने इसे जवाब दिया, मुझे अपने कमरे में जाना है। रूम की लड़खड़ाती हुई ज़ुबान में की जाने वाली बात ज़रख़ान को दुखी करके, डरो मत बेबी गर्ल, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा। ज़रख़ान ने आगे बढ़कर इसका चेहरा अपने हाथ के प्याले में मोड़ा। जान कहता कि रूम इससे डर रही है इसलिए उसका डर कम करने के लिए बोला, मुझे आपके पास नहीं रहना, मुझे ज़रीना के पास जाना है। रूम ने रोते हुए कहा। ज़रख़ान ने इसे की बात सुनकर तकलीफ में मुब्तला हो गया। इसे अपनी जी से ज़्यादा ज़रीना पर भरोसा था लेकिन वो भी ज़रख़ान था जो बिगड़ते हुए काम सुधारना जानता था। देखो मेरी जान, तुम्हें तबीयत नहीं ठीक इसलिए तुम अभी कहीं नहीं जा सकती। ज़रख़ान ने इसे समझाना चाहा, मैं आपकी जान नहीं हूँ, मैं बेशर्म और बेवकूफ़ हूँ। रूम के इस
इसके हाथ अपने चेहरे से हटाए और घुटनों पर सर रख कर रोने लगी। जरखान ने इसे देखा जो इसकी बातों को दिल पर ले गई थी। मेरी बात सुनो बेबी गर्ल। जरखान इसके मजीद करीब आ, मुझे कुछ नहीं सुनना, बस यहाँ से जाना है। अरुण ने सर उठाकर इसे कहा। वो अब जिद कर रही थी। जरखान जानता था कि इसे अरुण को मनाने के लिए बहुत पापड़ बेलने पड़ेंगे। तुम मुझसे नाराज होना। जरखान ने इससे सवाल किया। अरुण ने खामोशी से अपना सर मोड़ लिया, अपना चेहरा मोड़ लिया। जरखान इसकी इस अदा पर मुस्कुराते हुए खौफजदा तो थी, लेकिन अपनी नाराजगी का इजहार करने से भी नहीं रुकी थी। वो ओके, आई एम सॉरी, जरखान ने इसे कहा। अरुण ने इसकी तरफ अपना चेहरा किया। इस वक्त जरखान के चेहरे पर किसी किस्म की सख्ती नजर नहीं आ रही थी। मैं आपसे बात नहीं करूंगी, अरुण ने इसे मुंह सोड़ते हुए कहा। वो इसके चेहरे पर नरमी देखकर दोबारा वही अरुण बन गई थी। मैं अपने जी को नखरे दिखाती थी। अच्छा, मैं तुम्हें मारा ना, तुम भी मुझे मार लो। जरीना ने जरखान के मुंह से ये अल्फाज सुनकर चौंक कर इसे देखने की। मैं आपको बहुत जोर से मारूंगी, अरुण ने इसे डराना चाहा। तुम्हें चाहिए मेरी जान ले लो, लेकिन मान जाओ, जरखान ने इसे जवाब दिया। इसके कहने पर अरुण ने ना आओ देखा ना ताओ देखा इसके सीने पर मुक्के बरसाना शुरू कर दिए। ने इतनी जोर से मुझे मारा, मुझे बुरा भी कहा। रूम इसे कांपते हाथों से मार रही थी। वो जरखान इसके मासूम हाथों की मार सह रहा था। इसने एक अजीब सा सुकून महसूस हो रहा था। मैंने कब बुरा कहा? जरखान ने इसकी बात पर इससे सवाल किया। बेवकूफ़ और बेशरम तो कहा ना। रूम ने इसे कहा। मार मार कर वो काम गई थी, इसलिए अब जोर से रोने लगी। जरखान इसे रोता देखा बुखला गया, उसे अपने सीने में लगा लिया। चुप हो जाओ जरखान, इसने अपने गिर्द अपने बाजू को खसार बनाया। वो इसको चुप करवाने पर भी वो चुप ना हुई और एक जोरदार मुक्का इसके सीने पर दे मारा। उफ, जरखान इस बार तड़प गया। वो जो इसे नाजुक समझ रहा था, वो अपनी सारी ताकत लगा के इसे मार रही थी। वो यही समझ वजह थी कि अपना डाल सी इसके सीने में सर रख कर बैठी थी। अब क्यों रो रही हो? इतना तो मारा है मुझे। जरखान ने आखिर तंग आकर से सवाल किया। मुझे आपको मार कर रोना आ रहा है, रूम ने इसे जवाब दिया और वो इसके जवाब पर निसार हो गया। क्या थी वो इसके मार मार कर अधमरा करके अब खुद ही रो रही है। अच्छा तो तुम रो मत, मैं ठीक हूँ। जरखान ने इसके आंसू अपने पोरों में चुनते हुए कहा। आप कान पकड़ कर सॉरी बोलो और कहो कि मैं बेवकूफ़ और बेशर्म हूँ और रूम सबसे अच्छी है। रूम ने इसे एक और हुक्म दिया। जरखान ने मुस्कुराते हुए कान पकड़े। अब आई एम सॉरी बेबी गर्ल, मैं बेवकूफ़ और बेशर्म हूँ, मेरी जान सबसे अच्छी है। जरखान ने इसे कहा और रूम खुश होगी। मैं आपकी जान हूँ? और रूम ने सवाल किया। हाँ, तुम मेरी छोटी सी जान हो। जरखान ने इसे जवाब दिया। वो शर्मा कर इसके सीने में सर छुपा गई। आप मुझे दोबारा तो नहीं मारोगे ना? रूम ने सीने से सर निकाल कर इसे पूछा। नहीं, तुम अच्छी बच्ची बन गई हो तो इसलिए मैं अब नहीं मारूंगा। जरखान ने इसका चेहरा अपने पर आए बाल अपने हाथों से हटाए। मुझे भूख लगी है। रूम को अब भूख लगने लगी। अच्छा, मैं खाना मंगवाता हूँ। जरखान ने कहा। आसिफ को फ़ोन करने लगा ताकि खाना मंगवा सके। रूम कमरे को देखने लगी। कमरा इस वक्त बिल्कुल साफ था, शायद इसने सफाई करवा ली थी। जरखान आसिफ से बात करके आया तो दरवाजे पर दस्तक हुई। इसने दरवाज़ा खोला तो सामने मुलाजिम खड़ा था जिसने इसे जलाली का पैगाम दिया। वो इसे अभी मिलना चाहता है। वो कुछ देर में आता हूँ। जरखान ने इसे जवाब दिया। वापस इसके पास से आकर बैठ के रूम के करीब आकर बैठा। उसके माथे पर अपना हाथ की पुश्त रख कर कहा, देखा तुम्हें अभी भी बुखार है? और जरखान ने परेशानी से कहा। ये कंबल को अपने ऊपर वो कहता हुआ इस पर कंबल दुरुस्त करने लगा। खाना आ चुका है। जरखान ने इसके सूप भी मंगवाया था। मुझे सूप नहीं पीना। रूम ने मुँह सोड़ते हुए खाना खा लो, लेकिन सूप पीना पड़ेगा थोड़ा सा। जरखान ने इसे कहा। खाना प्लेट में खाकर बेड पर आके इसने चावलों का चम्मच भरकर रूम के आगे किया। जब इसने अपना मुंह खोला और इसे अपने हाथ से खाना खिला रहा था। जब वो बोली, आपने खाना नहीं खाया? जरखान ने सवाल पर चौंक गया। इसे याद भी इसने भी खाना नहीं खाया। जरखान नफ़ी मसाला लाते रूम ने इसके हाथ में पकड़ी हुई चम्मच पकड़कर चावलों से भरी और जरखान के आगे कर दी। जरखान इसे देखना मुँह खोल दिया। रूम ने इसे मुस्कुराते हुए चावल इसके मुँह में डाल दिया। बस अब पहले तुम खाओ। जरखान ने चम्मच इसके हाथ से लेकर खाओ। इसे खाना खिला चुका तो अब थोड़ा सा सूप पिलाना चाह रहा था, लेकिन वो सदा की जिद्दी मान नहीं रही थी। मुझे नहीं पीना। रूम ने मुंह बनाया। जिद नहीं बेबी गर्ल, बस थोड़ा सा पी लो। जरखान ने कहा। इसे सूप पिलाने लगा जो अब नाराज नज़रों से इसकी तरफ देख रही थी। वो दोनों खाना खा चुके थे। अब जरखान ने इसे मेडिसिन देकर लटाया था जिससे अब दोबारा बुखार हो रहा था। जी रूम ने सब कहा जो इसे देख रही थी। हम इसने जवाब दिया। मैं आपसे बहुत डर गई थी, आप बिल्कुल एक जिन बन गए थे। रूम ने इसे अपने ख्यालात से कहा। वो मुस्कुरा दिया। आप कोई बात नहीं करती, बस सोना है, चलो आंखें बंद करो। जरखान ने इसे नरमी से कहा। वो चाहता था कि वो सो जाए और जलाली से जाकर मैंने इसे शक था कि आज इसके अमल के बारे में जलाली जान गया। वो इस अमल के बारे में जानने के लिए इसे बुलाया रहा।
اور یہ سو گئی۔ حروم نے سوال پر وہ اپنے خیالوں میں باہر نکلا اور سر اس بات میں لایا۔ حروم نے اس کے جواب پر اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھام لیا اور آنکھیں بند کر لی۔ شاید اسے بھی دواؤں کے زیر اثر نیند آ رہی تھی، ورنہ وہ اس کے بات اتنی آسانی سے نہیں مانتی تھی۔ اس کی گہری نیند سونے کا انتظار کرنے لگا۔ حروم سو چکی تھی اور وہ جلالی کے آرام گاہ میں تھا اور اس کے پاس ہی جولیا بھی بیٹھی ہوئی تھی۔ آج ایک گارڈ کو قتل کیا ہے، کیا میں جان سکتا ہوں کہ اس کی وجہ؟ جلالی نے زرخان سے سوال کیا۔ میں تمہاری اس رکھیل کے سامنے کوئی بات نہیں کرنا چاہتا۔ زرخان نے جولیا کی طرف اشارہ کیا۔ تم جاؤ جولیا، جلالی نے کہا اور خونخوار نظر زرخان کی طرف دیکھنے لگی۔ اس نے جولیا کی طرف طنزیہ مسکراہٹ اچھالی اور وہ تن فن کرتی باہر چلی گئی۔ اس وقت اس کے جاتے زرخان جلالی کی طرف متوجہ ہوا۔ اس خبیث نے حور کو گندی نگاہوں سے دیکھا تھا اور اس کے لیے میں نے اس کی آنکھیں نکال لی۔ زرخان نے پرسکون ہو کر اس کی ساری بات بتائی۔ کیوں تم نے اس دن جولیا کو بھی زخمی کیا اور آج اس گارڈ کو صرف اس لڑکی کی خاطر آخر کیا لگتی ہے وہ تمہاری؟ جلالی کچھ سختی سے بولا۔ اب حروم سے خطرہ محسوس ہو رہا تھا اور اس لیے اب وہ اس کی کہانی ختم کرنا چاہتا تھا تاکہ زرخان اس کے چنگل میں نہ پھنس سکے۔ وہ لڑکی میری محبت ہے، میرا جنون ہے۔ جو اس کی طرف دیکھے گا یا ایسے سوچے گا میں اس کی ہستی تباہ کر دوں گا، زرخان نے سرد آواز میں کہا۔ آخرکار زرخان نے اپنی محبت کا اظہار اس کے سامنے کر دیا۔ جلالی کے 14 طبق روشن ہو گئے۔ اس کی بات سن کر وہی ہوا تھا جس کا اسے ڈر تھا۔ زرخان محبت کر بیٹھا۔ تم ایسا نہیں کر سکتے میرے شیخ، وہ تمہیں کمزور کر دے گی۔ جلالی نے سمجھانا چاہا لیکن وہ اب کسی کی بات سمجھنے والا نہیں تھا۔ وہ اس نازک لڑکی سے محبت کر بیٹھا تو وہ اب اس کے دل میں بسنے لگی تھی۔ مجھے کوئی بھی کمزور نہیں کر سکتا جب تک میں خود نہیں چاہوں گا، زرخان نے اسے سرد آواز میں جواب دیا۔ کل میں اس سے نکاح کروں گا اور اس چیز سے تم میرے ساتھ دو گی۔ جلالی زرخان نے اس سے بات کی۔ اوکے، جس کا فیصلہ وہ کر چکا تھا، تم ایسا کیسے کر سکتے ہو ڈیول؟ ہماری دنیا میں یہ محبت، یہ نکاح نہیں ہوتے، یہ صرف ایک رات تک عورت کو ساتھ رکھتے ہیں بس۔ جلالی کے پاس نہیں چل رہا تھا کہ زرخان کے سر پہ کچھ مار کر اس کا ہوش ٹھکانے لگا دے۔ یہ میری زندگی ہے اور یہ میں فیصلہ کر چکا ہوں، تمہیں کیا کسی کو بھی حروم سے کوئی نقصان نہیں ہوگا، زرخان نے کہا اور کمرے سے نکلتا چلا گیا۔